तो आज हम लोग बेटा क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट करनी है। समझ में आ गया? तो आप लोग 11th क्लास में फिजिक्स सारे पढ़े हुए होंगे, मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा होगा पहला चैप्टर में। तो आप लोगों को बेटा बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग पीछे से सब तैयार कर चुके हो, उसी को इस ईयर अप्लाई करना है। समझ में आ गया? पिछले ईयर जो जो आप लोग पढ़े होंगे सारे फोर्स हमको दिखते होंगे, कॉन्टेक्ट में दिखते होंगे, लेकिन इस बार जो पढ़ना है बेटा वो ऐसे फोर्स लगेंगे जो दिखने वाले नहीं हैं। वो बेसिकली वे सारे पार्टिकल लगाएंगे जो हमको दिखेंगे नहीं। समझ में आ गया? जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं दिखते, तो ये सारे जो फोर्स लगेंगे 5 महीना 6 महीना जो हम लोग पढ़ेंगे वो फिजिक्स हम लोगों को दिखने वाले नहीं, बस एज्यूम करना है। क्या करना है बेटा? फील करना है उसे। जितना ज्यादा फील करोगे उतना अच्छे से आएगी। समझ में आ रहा? ठीक है। तो आप लोग पहले चैप्टर में बेटा, पहला चैप्टर हम लोगों का शुरू होता है इलेक्ट्रोस्टैट्स। क्या शुरू होता है? इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो पहले हम लोग जानेंगे कि ये फिजिक्स की किस ब्रांच में आता है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो देख, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा, हम लोग का एक फिजिक्स की ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर हम लोग पहले समय की बात करें तो पहले बेटा हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अलग पढ़ते थे, उसके बाद मैग्नेट अलग पढ़ते थे, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलग पढ़ते थे, लेकिन ये सारे बाद में चल के सारे ब्रांचेस कंबाइंड हुई। समझ में आ गया? तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये पूरे फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसमें हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? चार्ज के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट, किसके बारे में बेटा? चार्ज। किसके बारे में? चार्ज के बारे में। जब हम लोग चार्ज, फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। समझ में आया? क्लियर है? तो चार्ज तो जानते होगे ना तुम लोग, वही फिर से पुराना वाला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। तो उसी चार्ज की बात करेंगे। पढ़ा होगा पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, तो समझ में आया? चल अभी हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ब्रांच की। ये पूरा समझ में आ गया? ये फिजिक्स की ब्रांच जो है हम लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें किसके बारे में पढ़ना है? चार्ज के बारे में। इसमें हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, मैग्नेटिक फोर्स आएगा और बाकी सारी चीजें आएंगी। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ब्रांच की, इसकी बेटा 3 ब्रांच होती है। कितनी ब्रांच? 3। समझ में आ रहा? देख कौन कौन सा। तो पहला है बेटा हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स। दूसरा है बेटा मैग्नेटिज्म। तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये पूरा समझ में आ गया? यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की 3 ब्रांच, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ में आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक फॉर रुका हुआ, स्टैटिक्स फॉर रुका हुआ। जब हम लोगों का बेटा, जब हम लोग का चार्ज रुका हुआ हो, चार्ज इन रेस्ट, तो फिजिक्स की वह ब्रांच या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वह ब्रांच जिसमें हम लोग चार्ज क्या हो? रुका हुआ हो, तब अगर हम लोग पढ़ेंगे तो किसमें पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। किसमें पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी पूरे फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें हम लोग चार्ज रेस्ट में पढ़ते हैं उसे किसमें रखा गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इसमें हम लोग बेसिकली बेटा पढ़ेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही हम लोगों का कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो पहला समझ में आया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या? पूरे फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें हम लोगों का चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन चार्ज कैसा हो? रुका हुआ। चार्ज कैसा हो? रुका हुआ। उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। समझ में आ गया? इसमें बेसिकली किसके बारे में पढ़ना है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब बात है मैग्नेटिज्म की। तो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वह ब्रांच जिसमें हम लोग का बेटा जो चार्ज है वो कैसा मोशन करेगा? कांस्टेंट स्पीड से। कैसा मोशन करेगा बेटा? कांस्टेंट स्पीड से मोशन करेगा। उसे हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नेटिज्म। आ गया समझ में? इसमें हम लोग बेसिकली किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। इतना समझ में आ गया? चार्ज रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज इन कांस्टेंट स्पीड, मैग्नेटिज्म। अगर चार्ज पागल हो जाए, अगर चार्ज पागल हो जाए तो पागल लोग क्या करते हैं? कभी तेज दौड़ते हैं, कभी धीरे दौड़ते हैं। समझ में आ गया? तो यानी वो कैसा मोशन कर रहे हैं? वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहे हैं। कैसा मोशन कर रहे हैं बेटा? एक्सेलरेटेड। यानी जब चार्ज हम लोग का कैसा मोशन करे बेटा? एक्सेलरेटेड मोशन करे। एक्सेलरेटेड
मोशन, तब वो हम लोग किस में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। वो किस में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तब ये पूरा समझ में आ गया। इसमें हम लोग को बेसिकली क्या पढ़ना है, एक्सरेज के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और बहुत सारी गामा रेज, ऐसे करके बहुत सारे रेज आके पूरा समझ में आ गया। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज इन रेस्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या मैग्नेटिज्म चार्ज मूव विद कांस्टेंट स्पीड, और अगर हम लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे तो चार्ज पागल हो जाएगा और कैसा मोशन करेगा, एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। इसमें बेसिकली हम लोगों को किसको पढ़ना है बेटा, इसमें हम लोग जनरली पढ़ते हैं किसको, एक्स रेज। एक्स रेज तो देखा होगा ना, एक्स रेज देखा है नहीं, एक्स रेज कराया होगा, देखा नहीं होगा। देख जाते हो जब भी हड्डी टूट जाती है तो एक्सरे होता है ना, कुछ मशीन के आगे रखते हो तुम लोग, खुपच होता है, तो वो रेज जो पार करती है हड्डियों को उसे क्या कहते हैं, एक्सरेज, जो कि हमको दिखाई देने वाली नहीं है, एक्सरेज फिल्म दिखाई देती है। क्लियर, समझ में आ गया, पूरा क्लियर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसकी ब्रांचेस ये सारी है। चलो अभी हम लोग बेटा बात करेंगे बेसिकली चार्ज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, चार्ज, क्योंकि ये फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसमें बस किसके बारे में पढ़ना है, चार्ज के बारे में। चार्ज अपना प्रॉपर्टी चेंज करता जाएगा, सारी ब्रांचेस क्रिएट होती चली जाएंगी। तो चलो आज हम लोग शुरू करेंगे बेटा किसके बारे में, चार्ज के बारे में। चलो तो चार्ज बेसिकली जानते ही होगे तुम लोग, किसी भी सब्सटेंस के किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो प्लस माइनस का चार्ज होता है उसी को चार्ज कहते हैं। तो पहले अभी हम लोग चार्ज की बात करते हैं डिफिनीशन की, जो एग्जैक्ट डिफिनीशन है क्या। तो चलो जल्दी से नोट कर लो, चार्ज इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखो, इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनीथिंग टू कॉज अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स, टू कॉज अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स इज कॉल्ड चार्ज। ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की जो क्या कॉज करे, अट्रैक्शन या रिपल्सन, उसे हम लोग क्या कहेंगे, चार्ज। इतना समझ में आया बेटा। चल बाकी तुम लोग पढ़े होगे 10th क्लास में, क्या पढ़े होगे, करंट का फार्मूला पढ़े होगे क्या, I इक्वल टू dq बाई dt, यही तो पढ़ा होगा ना। अगर हम लोग बात करें बेटा dq की तो क्या हो गया, I dt। ये क्लियर हुआ, ये पूरी इक्वेशन समझ में आ गई, कोई दिक्कत है यहां तक। अगर हम लोग बात करें नेट चार्ज की, किसकी बात करें, नेट चार्ज की, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेशन। मान लेते हैं 0 से लेके यहां तक क्या है, क्यू चार्ज है, तब हम लोग का इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, क्यू इक्वल टू आई टी। यहाँ 0 से लेके यहाँ मान लेते हैं हम लोग t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू t तक लिमिट लगा लेते हैं। समझ में आ गया। जैसे इंटीग्रेट करेंगे तुरंत हम लोगों का क्या निकल के आ गया, q इक्वल टू आई टी। q इक्वल टू क्या बेटा, आई टी। पूरा समझ में आया, कोई दिक्कत। तो देख, अगर सपोज कर ग्राफ की बात करें, किसकी बात करें, ग्राफ की, ठीक। मान लेते हैं इस स्केल पे हम लोग टाइम को ले लेते हैं, इस पे आई को ले लेते हैं। अगर सपोज कर ऐसा ग्राफ बना, अगर सपोज कर ऐसा ग्राफ बना, तो अगर ध्यान से देख, तो ये दोनों तो इनटू है ना, ए इंटू बी क्या होता है, एरिया होता है, ए इंटू बी क्या होता है, एरिया होता है। यानी अगर हम लोग बात करें बेटा दो पॉइंट के बीच में इस ग्राफ के, अगर यहां ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ t इक्वल टू t1 ले लेते हैं, यहाँ t इक्वल टू ले लेते हैं t2। तो अगर देखा जाए एक पतली सी स्ट्रिप अगर ले ले हम लोग, एकदम पतला सा, तो आई लगभग कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आ गया। तब अगर हम लोग यहाँ पे अगर इतने की बात करें बेटा, तो डी क्यू कितना हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा आई इंटू डी टी। ये पूरा समझ में आ रहा, क्लियर है। इसी को तो इंटीग्रेट किया था हम लोग का नेट चार्ज क्यों आया ना, समझ में आ रहा। यानी ये जो जितनी एरिया पूरी ढकी हुई है हम लोगों के किस ग्राफ से, आई और टी के ग्राफ से, उसी को हम लोग क्या करते हैं बेटा, नेट चार्ज। उसी को क्या करते हैं, नेट चार्ज। यानी ये पूरी एरिया मान लेते हैं ए बी सी और डी, तो एरिया ए बी सी डी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। पूरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर है, हो जाएगा। यानी चार्ज हम लोगों का क्या होता है बेटा, जो एरिया हम लोगों का आई और टी का ग्राफ का जो एरिया रिप्रेजेंट करता है उसी को क्या कहते हैं, चार्ज। चार्ज इक्वल टू हम लोगों का क्या होता है बेटा, आई टी। चार्ज इक्वल टू क्या होता है, आई टी। चार्ज की एक डिफिनेशन और हम लोग पढ़ चुके, क्या पढ़ चुके, इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस टू कॉज क्या, अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स। ये पूरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहां तक। चल
उसके बाद सुन ले, कई टीचर ये भी बताएंगे कि एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। ये भी तुम लोग ध्यान रखो, कई टीचर बताते हैं एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। तो अभी इसकी बात हम लोग आगे प्रॉपर्टी में किया जाएगा। समझ में आ गया? कब एक्सेस होगा तो क्या होगा, डिफिशियंसी होगा तो क्या होगा, अभी ये आगे आएगा। तो अभी चल हम लोग बात कर लेते हैं। क्यू इक्वल टू हम लोगों का क्या आ चुका है, क्यू इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ चुके क्या, IT। अब चल बात करते हैं यूनिट की। यूनिट की बात करते हैं तो बेटा सबसे पहला यूनिट हम लोग कौन सी यूनिट पढ़ते हैं, SI यूनिट। SI यूनिट की बात करते हैं, चार्ज की यूनिट कूलम होता है। क्या होता है बेटा, कूलम। इतना समझ में आया? तो देख, अगर हम लोग कूलम की बात करें तो करंट का यूनिट एम्पियर और टाइम की यूनिट सेकंड, यानी SI यूनिट क्या होती है बेटा, एम्पियर सेकंड। SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर सेकंड। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, कूलम्स। इसी को क्या कहते हैं बेटा, कूलम्स। इतना समझ में आ रहा? जल्दी से नोट करो। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कूलम्स। कूलम्स इक्वल टू एम्पियर सेकंड। यानी अगर हम लोग बात करें बेटा एक कूलम का, तो एक कूलम इक्वल टू क्या होगा, एक एम्पियर सेकंड। इतना समझ में आ गया? क्लियर है? जैसे देख, अगर हम लोगों ने एक बात किया यहीं पे, अगर I इक्वल टू हम लोग कितना रख ले, 1 एम्पियर, टाइम इक्वल टू कितना रख ले, 1 सेकेंड, तो Q इक्वल टू क्या हो गया, 1 कूलम। Q इक्वल टू क्या हो गया, 1 कूलम। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चल अब हम लोग बात करते हैं CGS यूनिट की। CGS यूनिट, ठीक है। CGS यूनिट में पहला बेटा आता है यूनिट हम लोगों का ESU। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये देख लो पहले, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। या इसी को बहुत सारे टीचर आप लोगों को बताएंगे, क्या बताएंगे बेटा, स्टैट कूलम। क्या बताएंगे, स्टैट कूलम। इसी को और क्या कहते हैं, एक साइंटिस्ट के अनुसार इनको और क्या कहते हैं हम लोग, फ्रैंकलिन यूनिट। इतना समझ में आया? इसको 3 नाम से हम लोग जानेंगे, ESU या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या स्टेट कूलम्स, या फ्रैंकलिन यूनिट। पूरा समझ में आ रहा? तो देख, अगर हम लोग बात करते हैं 1 ESU की, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या इलेक्ट्रोस्टैट, ये स्टेट कूलम, तो 1 ESU इक्वल टू होता है बेटा 1/3 इंटू 10⁹ कूलम। या इसी को हम लोग क्या अप्रॉक्स में लिख सकते हैं, 3.33 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। 1 ESU इक्वल टू। पूरा समझ में आ गया? कोई दिक्कत? क्लियर है? यहां तक हो जाएगा? चल अगला देख, दूसरा हम लोगों का यूनिट है बेटा EMU। क्या यूनिट है, EMU। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसको और किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं बेटा अवे कूलम्स। क्या जानते हैं, अवे कूलम्स। इतना क्लियर है? एक EMU इक्वल टू बेटा होता है, EMU इक्वल टू होता है 10 कूलम्स। कितना होता है बेटा, 10 कूलम्स। 1 EMU इक्वल टू कितना होता है, 10 कूलम्स। ये पूरा समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है यहां तक? चल, अगर ये नीचे का नोट हो गया हो तो हम मिटा रहे हैं। आगे देख, यहां तक पूरा क्लियर है? तो अब आगे की बात करते हैं बेटा। तो सुनो, अगर हम लोग बात करते हैं अगला पॉइंट, EMU अपॉन ESU इक्वल टू, तो देख 1 EMU इक्वल टू 10 कूलम, 1 ESU इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 3 इंटू 10⁹9। ये चला गया कहा, ऊपर, यानी EMU अपॉन ESU इक्वल टू कितना हो गया, 3 इंटू 10⁻10। ये पूरा समझ में आ गया? यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का रेशियो हम लोगों का क्या होता है बेटा, 3 इंटू 10⁻10। पूरा समझ में आ रहा? चल अगली यूनिट सुन। ये 3 समझ में आ गया तो आगे की बात करते हैं बेटा। तो अगला हम लोगों का कूलम का यूनिट है 1 एम्पियर आवर। एम्पियर आवर की अगर बात करें बेटा, तो एम्पियर आवर इक्वल टू कितना हो गया, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। 1 आवर में कितना सेकेंड होता है, 3600। ये हो गया 1 इंटू 316 सेकेंड। और ये क्या है, एम्पियर, यानी हो गया 3600 एम्पियर सेकेंड। इसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, 3600 कूलम्स। यानी 1 एम्पियर आवर इक्वल टू कितना होता है, 3600 कूलम। पूरा समझ में आया? कोई दिक्कत? अब अगली यूनिट देख।
आगे की यूनिट की बात करें तो बेटा 1 फैराडे। 1 फैराडे क्या होता है ये सुन। 1 फैराडे की अगर बात करें, 1 एफ लिख लेते हैं, फैराडे होता है इसका प्रोनाउंसिएशन। 1 फैराडे इक्वल टू क्या होता है बेटा, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यही तो होता है ना। और एक मोल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बता, अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, जो कि बराबर किसके है बेटा, ये बराबर है बेटा 96485 कूलम के। किसके बराबर है बेटा, 96485 कूलम के, जिसको अप्रॉक्स हम लोग लिखते हैं 96,500 कूलम। 96,500 कूलम, यानी 1 फैराडे इक्वल टू हो गया 96500 कूलम। पूरा समझ में आ गया, क्लियर है, यहां तक हो जाएगा। तो ये सारी यूनिट्स होती है हम लोगों की किसकी बेटा, चार्ज की। किसकी, चार्ज की। उधर से ESU, फिर EMU, ESU MU का रेशियो इतना आ गया 3 × 10⁻10, फिर एम्पियर आवर 3600 कूलम्स, और 1 फैराडे इतना। ये एक बुक में कहीं गिवन नहीं है, कई सारी बुकों में गिवन है, कई सारे टीचर कुछ भी पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोग जान लो इतनी यूनिट्स होती है एक चार्ज की। क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो स्क्रीन को पॉज करो और जल्दी सा नोट करो। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है बेटा प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्लियर? तो बेटा पीछे का पूरा आ गया था, चार्ज के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान चुके। अब हम लोगों को बात करना है बेटा प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। किसकी बात करना है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की। क्लियर है? अभी तक बेसिक हम लोग यूनिट ऑफ चार्ज सीख चुके हैं, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कितने ब्रांचेस हैं वो जान गए। तो अब हम लोग बात करना प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे बेटा टाइप ऑफ चार्ज। किसकी बात करेंगे, टाइप ऑफ चार्ज की। अगर चार्ज के टाइप की बात करें तो बेटा चार्ज कितने टाइप का, 2। एक हम लोगों का क्या है, पॉजिटिव, दूसरा चार्ज कौन सा होता है, निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, 2 टाइप के चार्ज हम लोगों के होते हैं। अगर हम लोग बात करें तो देख, अगर हम लोगों का सेम चार्ज होता है, सेम चार्ज होगा बेटा सेम चार्ज, तो क्या होने वाला है, दुश्मनी। क्या होने वाला है बेटा, दुश्मनी। क्लियर है? अपोजिट चार्ज रहेगा तो क्या होगा बेटा, चलो चलो बताओ, अपोजिट चार्ज रहेगा तो प्यार। सेम चार्ज दुश्मनी, अपोजिट चार्ज प्यार। दुश्मनी मीन्स रिपल्सन, क्या बेटा होगा, रिपल्सन। और प्यार मीन्स अट्रैक्शन। पूरा समझ में आ गया, यानी सेम चार्ज दुश्मनी, अपोजिट चार्ज प्यार। ये क्लियर समझ में आया? जैसे अगर हम लोग बात करें सेम चार्ज का, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो दुश्मनी, निगेटिव निगेटिव रहेगा तो दुश्मनी, और निगेटिव प्लस रहेगा तो प्यार। पूरा समझ में आया, कोई दिक्कत? क्लियर है यहां तक? चल अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज कैसे आता है, तो सिंपल सा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें तो 2 पार्टिकल पे चार्ज होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज, प्लस का। लेकिन प्रोटॉन न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकलता, निकलता कौन है न्यूक्लियस से बाहर, इलेक्ट्रॉन। कौन निकलता है, इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी बॉडी पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के निकलने से या इलेक्ट्रॉन के लेने से ही आ सकता है। समझ में आ गया? अगर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है बेटा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर है तो कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव। कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव। जैसे देखिए एग्जांपल Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, कन्वर्ट किस में हो गया, Cl-1। कौन सा चार्ज आया बेटा, निगेटिव का। कौन सा चार्ज आया, निगेटिव का। अगर हम लोग का रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आने वाला है बेटा, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आने वाला है, पॉजिटिव। तो कोई भी पार्टिकल अगर इलेक्ट्रॉन निकालता है, जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, कन्वर्ट किस में हुआ बेटा, Na+ में, तो कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। यानी गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉज नेगेटिव चार्ज एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉज पॉजिटिव चार्ज। पूरा समझ में आया? पहला कैरेक्टर चार्ज हम लोग कितने टाइप का, 2 टाइप का, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेम चार्ज दुश्मनी, अपोजिट चार्ज प्यार। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉज क्या कॉज करेगा, नेगेटिव चार्ज, एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कॉज करेगा, पॉजिटिव चार्ज। ये क्लियर एकदम समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहां तक, हो जाएगा। चल अब उसके बाद बात करते हैं बेटा कि चार्ज पे मास, चार्ज का मास पे क्या इफेक्ट है। इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन मास, इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर चार्ज के अफेक्ट की बात करें, मास पे, ये चार्ज का मास पे अफेक्ट की बात करें तो 2 ही कंडीशन हो सकती है, अभी बताया। कौन कौन सा,
या तो इलेक्ट्रॉन हम लोगों का क्या होगा बेटा, रिमूव, क्या होगा, रिमूव होगा, या इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, गेन। तो सिंपल सी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें बेटा, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ये मास तो बहुत ज्यादा है ना, इतना ज्यादा है कि तुम लोग उठा नहीं सकते, क्योंकि 10⁻, कितना है चार्ज, -31, इतना है कि लेके चल भी नहीं सकते। अगर सपोज कर इतना मास किसी भी ऑब्जेक्ट से निकल जाए तो मास में कोई चेंजेस होने वाला लगभग नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो होगा ना, इतना समझ में आ रहा है। यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो कन्वर्ट किसमें होगा, Na+1 में। तो इसका मास अगर हम लोग मान ले बेटा x, तो इसका मास कितना हुआ, ये तो निकल गया ना, ये कितना है हमारा 9.1 इंटू 10⁻³ kg, इतना ही तो है ना। तो इसका मास कितना हो गया, x माइनस 9.1 इंटू 10⁻³ kg। क्लियर, समझ में आया। यानी मास की बात करें तो किसका मास ज्यादा होगा, Na इज ग्रेटर देन Na+1 मास के कंपेयर में। आगे समझ में, Na का मास ज्यादा होगा ये, यानी गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मास को बढ़ाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मास को घटाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज द मास एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज द मास। क्लियर, समझ में आया। चलो ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे बेटा तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या है हम लोगों का बेटा, तो सिंपल सा, चार्ज हम लोगों की कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। तो चलो तीसरे पॉइंट में ये आप लोग नोट करो, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट हम लोगों का बेटा आ गया, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है बेटा, तो किसको फॉलो करने वाला है, फॉलो द एल्जेब्रिक सम ऑफ एडिशन। एल्जेब्रिक सम ऑफ एडिशन, ये किसको फॉलो करने वाला है बेटा, एल्जेब्रिक सम ऑफ एडिशन। स्केलर क्वांटिटी होने के कारण ये सिंपली जैसे मैथ में हम लोग ऐड करते हैं वैसे ऐड कर लेंगे। जैसे एग्जांपल देख ले, अगर सपोज कर हमारे बॉडी के पास में यहाँ पे मान लेते हैं एक पार्टिकल के पास 3 कूलम का चार्ज, यहाँ पे 5 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे 9 कूलम का चार्ज है। टोटल चार्ज अगर क्यू की नेट चार्ज क्यू की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3 + 9 - 5, टोटल ये कितना हो गया, 12 मिल गया, ये +7 कूलम का चार्ज हमारे पास है। इतना समझ में आया। ये सिंपल अलजेब्रिक लॉ को, ये सिंपल एडिशन को फॉलो करेगा, अलजेब्रिक सम ऑफ एडिशन को। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चल उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे वेक्टर एडिशन लॉ को ये फॉलो करने वाला नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है, ये हम लोगों की स्केलर क्वांटिटी है। चलो उसके बाद हम लोग बात करते हैं, हम लोग को उसके बाद बात करना है बेटा, यहां तक समझ में आ गया। चलो उसके बाद हम लोगों का आता है कि अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोगों ने 2 फोर्स की बात किया, एक दुश्मनी एक प्यार। दुश्मनी जो था वो रिपल्सन का था, प्यार जो था वो अट्रैक्शन का था। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कौन सा फोर्स मेन डिसाइड करता है, तो वो रिपल्सन डिसाइड करता है। क्यों डिसाइड करता है, ये सुन। अगर सपोज कर 2 बॉडी लिया, प्लस का चार्ज, 2 बॉडी लिया, माइनस का चार्ज, प्लस का चार्ज, एक बॉडी लिया जिसपे कोई चार्ज नहीं है। इतना समझ में आ रहा। यहां पे अगर बात करें तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन। कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन, क्योंकि सेम चार्ज। यहां पे बात करें तो बेटा कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन। ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये भी कौन सा फोर्स है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। लेकिन यहां पे अगर बात करें तो यहाँ पे भी क्या लगने वाला है, अट्रैक्शन। ये कौन सा फोर्स लगेगा, इसका मास मान लो m है, इसका मास m है, तो ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। कौन सा फोर्स है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स है। यानी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिसाइड करना है तो हमेशा किससे डिसाइड होगा, रिपल्सन से, अट्रैक्शन से डिसाइड नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ गया। यानी अगर हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो किससे डिसाइड हो सकता है, बस रिपल्सन फोर्स से डिसाइड हो सकता है, अट्रैक्शन से डिसाइड नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल भी अट्रैक्शन फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक भी अपोजिट चार्ज में रहेगा तो अट्रैक्शन ही लगेगा। क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां तक। चल यहां तक समझ में आ गया कि ये बात समझ में आ गई कि हम लोगों को जो रिपल्सन है वही मेन फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिसाइड करने का कि कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। चलो अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा, अगली प्रॉपर्टी हम लोगों की कौन सी आती है। अगली प्रॉपर्टी है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो जैसे हम लोग का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था, पूरे यूनिवर्स की टोटल एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है, बस एक फॉर्म से वो दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। वैसे ही अगर हम लोग बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसकी बात करते हैं बेटा, तो चार्ज को तो ना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना तो क्या कर सकते हैं डिस्ट्रॉय, बस क्या कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। और किसी भी आइसोलेटेड बॉडी का टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व होगा, क्या होगा, कंजर्व होगा। क्लियर, समझ में आ गया? तो चलो जल्दी से आप लोग डेफिनेशन लिख लो। चार्ज neither be create nor be destroy but transfer from one body to another body and whole charge of isolated system will be conserved या constant। पूरा समझ में आया? तो देख, अगर एक क्वेश्चन की बात करें हम लोग, सपोज करें क्वेश्चन है, यहाँ पे मान लेते हैं 2 कूलम का चार्ज है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, यहाँ पे मान लेते हैं 4 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे मान लेते हैं -10 कूलम का चार्ज है। समझ में आया? क्लियर? तो ये बेटा हम लोग का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे थे हम लोग। तो ये ऑब्जेक्ट है जिसमें एक पॉइंट पे 2 कूलम का चार्ज है, दूसरे पॉइंट पे 4 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे -10 कूलम का चार्ज है। समझ में आया? अब इसमें कुछ आपस में सब खोपच किए, कुछ एक्सचेंज किए, कुछ खूब खोपच हुआ, और कुछ देर बाद हमने देखा, क्या देखा, कुछ देर बाद देखा कि इसमें इस वाले पॉइंट पे 5 कूलम का चार्ज था, इस वाले पॉइंट पे -8 कूलम का चार्ज था। तो आप लोगों को बताना है बेटा यहाँ पे कितना चार्ज है, उस वाले पॉइंट पे कितना चार्ज है। आप लोग करोगे, कोई दिक्कत? तो चलो जल्दी से स्क्रीन को पास करो और नोट करो और क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ कितना आया। 1 2 3 4 5 हो गया, चला जाए। चलो, तो जिनका आ गया उनका सही है, बाकी देखो आप लोग। अगर यहाँ पे टोटल नेट चार्ज की बात करें बेटा तो कितना हो गया, 4 और 2 + 4 - 10 इक्वल टू कितना आ गया बता, 6 माइनस का 4 कूलम का चार्ज। इस पूरे बॉडी में नेट चार्ज कितना, -4 कूलम का चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि जितना इस पूरे नेट बॉडी पे चार्ज है उतना ही उस पे चार्ज होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसका चार्ज यहाँ पे चार्ज हम लोग कितना मान लेते हैं, x। यहाँ पे देख x + 5 कूलम - 8 कूलम इक्वल टू पूरा चार्ज कितना इस पे आया हुआ है, माइनस का 4 कूलम चार्ज, तो 4 कूलम का चार्ज यहाँ पे लिख लिया। ये हो गया x - 3 कूलम का चार्ज इक्वल टू 4 कूलम का चार्ज माइनस का x इक्वल टू उधर जाएगा 4, तो इस पे कितना आ गया, -1 कूलम का चार्ज। यानी यहाँ पे कितना चार्ज है बेटा, -1 कूलम का। कितना चार्ज है, -1 कूलम का। पूरा समझ में आ गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया? किसी भी आइसोलेटेड पार्टिकल पे या किसी भी आइसोलेटेड बॉडी का टोटल चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व। बस वो होता क्या है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एक्सचेंज हो सकता है लेकिन चेंज नहीं हो सकता। पूरा समझ में आ गया? चल, ये हम लोग का चौथी या 5वीं प्रॉपर्टी थी चार्ज की। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा आगे की। तो अगली प्रॉपर्टी क्या हम लोगों का, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चल, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो अगली प्रॉपर्टी है बेटा हम लोगों का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की अगर हम लोग बात करें बेटा तो देख, हम लोग को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कुछ नहीं होता, Q = N ही होता है। Q = क्या होता है बेटा, Ne, जहां पे हम लोगों का N क्या है, होल नंबर है, होल नंबर, और E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अभी टॉपिक शुरू करने से पहले बेटा आप लोग सुन लो। यहाँ हम लोग का नेट चार्ज इक्वल टू क्या होता है, Q = N होता है, जहाँ पे E क्या हम लोग का चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और N क्या है, होल नंबर। यानी टोटल है इंटीग्रल ऑफ होल नंबर ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेट चार्ज ऑफ द बॉडी। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, सिंपल सा, इट इज अ इंटीग्रल ऑफ टोटल चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? चल, जहां पे n की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा हम लोगों की 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। पूरा समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? अब सब इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बात करते हैं बेटा तो इसको हम लोग कहते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं बोलो, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, जिसकी वैल्यू कितना होता है बेटा, मैग्नीट्यूड होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
इतना समझ में आ गया। यानी हम लोग इलेक्ट्रॉन को मान के चलते हैं क्या है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है जिसकी वैल्यू कितना है, जिसपे कितना चार्ज का मैग्नीट्यूड है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। क्लियर, समझ में आ गया। अगर सबसे छोटे चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज खोजा जा चुका है जिसको हम लोग कहते हैं क्वार्क्स। क्वार्क्स की जो वैल्यू होती है बेटा वो ±3/2e या 2/3e 5/2e, इन सब के पार्ट में डिफरेंट क्वार्क्स होता है जो कि इलेक्ट्रॉन से बहुत छोटी यूनिट होती है। समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत? तो लेकिन तुम लोगों के लेवल पे 12th के लेवल तक, बोर्ड के या कंपटीशन लेवल तक क्वार्ट्स की अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, क्वार्ट्स की बात हम लोग नहीं करेंगे। समझ में आ गया, क्लियर है। तो हम लोग को मान के चलना है कि इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। इतना समझ में आ गया। तो हम लोग का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या करता है, तो सिंपल सा Q इक्वल टू क्या है, Ne, जहाँ पे N क्या हम लोग का होल नंबर है, E क्या है बेटा हम लोग का स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जिसकी वैल्यू कितना ले रहा है 1.6 × 10⁻19 कूलम। चलो तो आप लोग क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन लिखो बेटा जल्दी सा। अगर Q इक्वल टू N आप लोगों को आ गया तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द टोटल चार्ज ऑफ 500 इलेक्ट्रॉन। 500 इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज आप लोगों को Q आप लोगों को कैलकुलेट करना है। समझ में आ गया। चल तो देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं बेटा टोटल चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है, Ne। Q इक्वल टू क्या होता है, Ne, जहाँ पे N की वैल्यू कितना है बेटा 500, E की वैल्यू कितना है बेटा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यही तो है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देख Q इक्वल टू N की वैल्यू हम लोगों ने 500 रख लिया इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, पूरा सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है, कर लोगे आप लोग। चलो एक क्वेश्चन और लिख लो, जल्दी से क्वेश्चन लिखो। फाइंड आउट द नेट चार्ज ऑन 0.23 ग्राम सोडियम आयन। 0.23 ग्राम सोडियम आयन, 0.23 ग्राम सोडियम आयन पे आप लोगों को नेट चार्ज की बात करनी है। तो आप लोग क्वेश्चन करो। क्वेश्चन क्या है फिर से सुन लो आप लोग। 0.23 ग्राम Na पे नेट चार्ज बताना है, नेट चार्ज करोगे आप लोग, कोई दिक्कत? तो चलो स्क्रीन को पॉज करो, जल्दी से नोट कर लो क्वेश्चन और सॉल्व करो। 1 2 3 4 5 हो गया क्वेश्चन, समझ में आया? तो देख कुछ नहीं करना है, फिर से मोल कॉन्सेप्ट तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना। तो यहाँ पे पहले हम लोग निकाल लेते हैं मोल। सोडियम का मोल कितना हुआ, वेट को किससे डिवाइड कर दे, एटॉमिक मास से, तो 23 से डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया 0.01, इतना मोल आ गया। नंबर ऑफ सोडियम आयन, नंबर ऑफ Na प्लस आयन इक्वल टू मोल हो गया। नंबर निकालना था, अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे Na से, ये क्या है अवोगाद्रो नंबर। समझ में आ गया? तो वैल्यू कितनी हो गई हम लोगों की, वैल्यू हो गई बेटा सोडियम आयन की, सोडियम आयन का नंबर कितना हो गया हमारे पास 0.01 × 6.023 × 10⁻23, यही तो होगा ना। समझ में आया? चल एक सोडियम पे कितना चार्ज, प्लस का 1, प्लस का 1 की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻9, तो Q इक्वल टू कितना हो गया बेटा Ne, एक ही चार्ज है तो इतनी वैल्यू, इतना चार्ज हो जाएगा तुरंत हमारे पास। तो Q इक्वल टू कितना आ गया, इतने की वैल्यू 0.01 × 6.023 × 10⁻23 इंटू हमारा 1 का एक चार्ज है तो कितना, इसका मैग्नीट्यूड कितना बेटा, जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड है 1.6 × 10⁻19 कूलम। सॉल्व कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो आप लोगों को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया, क्लियर है? तो ये सारी प्रॉपर्टी बेटा एक चार्ज की थी, ये सारी प्रॉपर्टी एक चार्ज की थी। अब अगले लेक्चर में आप लोगों को क्या पढ़ना है ये सुन लो। हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे टॉपिक बेटा आप लोग कंपेयर ऑफ चार्ज विथ मास। चार्ज का मास के साथ कंपेयर पढ़ना है। पहले हम लोग सिमिलैरिटीज पढ़ेंगे, फिर डिससिमिलैरिटीज पढ़ेंगे या डिफरेंसेस पढ़ेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत? उसके बाद हम लोगों का शुरू होगा बेटा कूलम्ब्स लॉ। उससे पहले आप लोग सुन लो, बोर्ड के जितने स्टूडेंट हो आप लोगों को शुरू में आप लोगों का बेटा टॉपिक है इंडक्शन ऑफ चार्ज। किसी भी बॉडी में कैसे चार्ज होगा, तो ये पूरा चैप्टर जब खत्म होगा, वो बहुत फालतू का टॉपिक है, वो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ये पूरा चैप्टर खत्म होगा तो लास्ट में हम बता देंगे कितने मेथड होते हैं, कैसे चार्ज कोई भी बॉडी किया जाता है, इंडक्शन ऑफ चार्ज होता क्या है। क्लियर, समझ में आ गया? तो आप लोग मन लगाओ, ये आप लोगों की पहली क्लास थी, उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आ गया होगा। जहां तक नहीं आया है वो आप लोग व्हाट्सएप करो,
जो टॉपिक नहीं समझ में आ गया वो हम एक्सप्लेन करेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो, थैंक यू।